हेलो एवरीवन, आज क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में लेसन 8 जो कि आधारिक संरचना लेसन का नाम है, उसके प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेसन 8 आधारिक संरचना। पहला क्वेश्चन है, आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। आंसर है, संरचनात्मक सुविधाएं भौतिक सुविधाएं व सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। इनके साथ सहयोग करने के लिए सामाजिक आधारिक संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में ये एक महत्वपूर्ण आधार है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। दूसरा है, आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या कीजिए। दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं? आंसर है, आधारिक संरचना के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। आर्थिक संरचना आर्थिक विकास में मदद करता है, जबकि सामाजिक आधारभूत संरचना जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाती है और ये अर्थव्यवस्था के कल्याण में वृद्धि करती है। दोनों आधारिक संरचना अर्थव्यवस्था की समृद्धि में योगदान देते हैं। आर्थिक संरचना की मदद से प्राप्त आर्थिक विकास मानव विकास के बिना अपूर्ण है, जिसे सामाजिक आधारिक संरचना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार दोनों आधारिक संरचना एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान करती है? क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। आंसर है हाँ, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान करती है। संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों वृद्धि करके और उसकी जनता की जीवन की गुणवत्ता करके अपना योगदान करती हैं। आधारिक संरचना वस्तुओं और कच्चे माल के परिवहन को सुनिश्चित करता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सकता है और मानव पूंजी के निर्माण से दुर्लभ संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सकता है, जो उत्पादकता को बढ़ाता है। ये निवेश के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। इससे लोगों को की अस्वस्थता में भी कमी आती है। क्वेश्चन 4 है, भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की क्या स्थिति है? आंसर है, भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना अपर्याप्त रूप से स्थित है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा कुचा गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती हैं। ईंधन, जल और जो भी बुनियादी इनकी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। 2001 की जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 24% ग्रामीण परिवार में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं। ग्रामीण इलाकों में केवल 20% लोग ही सफाई की सुविधा प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का महत्व क्या है? ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों में अंतर बताइए। आंसर है, किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही ये उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होती है। अंतर है व्यावसायिक स्रोत में। पहला, ऊर्जा के वे स्रोत जो कुछ कीमत पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं उन्हें ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कहते हैं। और गैर व्यावसायिक स्रोत में पहला है ऊर्जा के वैसे स्रोत जो सामान्यतः उपभोक्ताओं के लिए प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं, उन्हें ऊर्जा का गैर व्यावसायिक स्रोत कहते हैं। व्यावसायिक स्रोत में दूसरा है, व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। और गैर व्यावसायिक स्रोत में दूसरा है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग घरेलू कार्य में किया जाता है। फिर व्यावसायिक में तीसरा है, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, बिजली, प्राकृतिक गैस। और गैर व्यावसायिक में उदाहरण हैं ईंधन के लिए लकड़ी, कृषि,
कचरा और सूखा गोबर आता है। 6 है, भारत में विद्युत क्षेत्रक किन समस्याओं का सामना कर रहा है? आंसर है, भारत में विद्युत क्षेत्रक निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता 9% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं की हानि 500 बिलियन से ज़्यादा है। इसका कारण संप्रेषण और वितरण का नुकसान, बिजली की अनुचित कीमतें और अकार्यकुशलता है। 7वां है, विद्युत के उत्पादन में 3 बुनियादी स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर है, विद्युत के उत्पादन में 3 बुनियादी स्रोत तापीय ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा हैं। 8वां है, संचारण और वितरण हानि से आप क्या समझते हैं, उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? आंसर, संचारण और वितरण हानि आपूर्ति के स्रोतों तथा वितरण की स्थिति के बीच संचरण के समय हुए घाटे को कहा जाता है। इसे बेहतर प्रबंधन द्वारा संचारण और वितरण की बेहतर तकनीक का उपयोग और बिजली की चोरी से बचाकर कम किया जा सकता है। क्वेश्चन 9 है, ऊर्जा के विभिन्न गैर व्यावसायिक स्रोत कौन से हैं? आंसर है, ऊर्जा के विभिन्न गैर व्यावसायिक स्रोत जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा और सूखा गोबर है। 10वां, इस कथन की सही सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों के इस्तेमाल से ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है। आंसर, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से देश के निरंतर आर्थिक विकास के लिए खतरा पैदा किया है तथा ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। ऊर्जा के अधिकांश व्यावसायिक स्रोत जिनका हम उपयोग कर रहे हैं सीमित हैं। इन संसाधनों की उपभोग दर उनके उत्पादन दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय साधनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह सीमित है तथा मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसलिए ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का खोज कर तथा मौजूदा सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान ऊर्जा के उपभोग प्रतिमानों में कैसे परिवर्तन आया है? आंसर है, पिछले कुछ वर्षों दौरान ऊर्जा के उपभोग प्रतिमानों में बहुत परिवर्तन आया है। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। 1953-54 से 2004-05 के दौरान इस ऊर्जा का गैर व्यावसायिक उपयोग 36% से 76% तक बढ़ गया है। कोयले की कुल उपभोग में वृद्धि के बावजूद इसका प्रत्यक्ष अंतिम उपभोग के प्रतिशत में कमी आई है। वर्ष 1980-81 में इसकी खपत 9.5 करोड़ टन से बढ़कर 2008-09 में 355 मिलियन टन हो गई है। समय के साथ कृषि क्षेत्र में बिजली के उपभोग में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रही है। 12वां प्रश्न है, ऊर्जा के उपभोग और आर्थिक समृद्धि की दरें कैसे परस्पर संबंधित हैं? आंसर है, किसी देश के विकास में ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन, संचार, औद्योगिक उत्पादन जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य होता है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अध्ययन के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के 8% विकास दर की प्राप्ति के लिए 12% बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है, जिससे राज्य विद्युत निगमों को और भी नुकसान होता है। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें और लंबे समय तक बिजली गुल होने की समस्या भी व्याप्त है। भारत के थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किए गए सुधारों पर चर्चा कीजिए। आंसर है, भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित सुधार किए गए हैं। पावर क्षेत्र का निजीकरण। पहले सरकार को बिजली उत्पादन तथा वितरण में एकाधिकार प्राप्त था। वर्तमान में सरकार पावर क्षेत्र का निजीकरण के लिए सहमत हुई है। बिजली संचारण का निजीकरण। भारत सरकार ने संयुक्त उद्योग में संचारण नेटवर्क के निर्माण के लिए टाटा पावर और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है। 2012 तक सभी के लिए बिजली। ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के प्रति व्यक्ति 1000 किलोवाट इकाई ऊर्जा के उपभोग के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2012 तक सभी के लिए बिजली का उद्देश्य स्थापित किया है। यह 8% प्रति वर्ष के आर्थिक विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है। इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाना, बिजली उद्योगों की व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार करना और सभी के लिए बिजली उपलब्ध कराना है।
विनियमन तंत्र की स्थापना। विद्युत विनियमन आयोग अधिनियम 1998 के तहत 19 राज्यों में राज्य विद्युत विनियमन आयोग SERC के साथ केंद्रीय विनियमन आयोग CERC की स्थापना की गई है। यह आयोग और प्राधिकरण विद्युत की दरों को विनियमित करते हैं तथा कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। 2012 तक सभी के लिए बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में 250 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश FDI तथा संयुक्त घरेलू निवेश का लक्ष्य रखा है। APDRP एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम APDRP वर्ष 2000-2001 में वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने, प्रसारण और वितरण के नुकसान को कम करने और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जागरूकता। सरकार ने लोगों को परंपरागत संसाधनों का कम उपयोग करने के लिए कहा, नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल में वृद्धि और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम NEEP स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण है। उत्पादकता में सुधार। भारत सरकार मौजूदा बिजली उत्पादन उद्योगों की उत्पादकता में सुधार के उपायों पर बल दे रही है। इस तरह आधारिक संरचना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमें उत्साहित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।